जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है फ्रेंड्स, इस पर मोस्टली कमेंट आ रहा था कि सर एक वीडियो बना दीजिए मोबाइल कंप्यूटिंग के रेफरेंस में। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं इसको भी हमने यहाँ पर समाहित किया है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से देखिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने लास्ट में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन भी रखा है तो क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर जाएंगे। बस आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आखिर मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज होता है या क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज होता है उसको भी यहाँ पर हम अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। तो देखिए मोबाइल कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है। इसका मेनली अर्थ यह होता है कि अपने कंप्यूटर का उपयोग आप कहीं भी किसी टाइम ईजिली कर सकते हैं और यह पोर्टेबल होता है। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का मैजिक बॉक्स होता है। जैसे आपके पास अगर मैजिक बॉक्स है, आप कल्पना करिए कि आपके पास एक मैजिक बॉक्स है और आप कहीं ईजिली जाते हैं, कहीं आप टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। आप उस बॉक्स से क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भैया हमारे लिए क्या प्रकट हो जाए, हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए क्या प्रकट हो जाए, हमारे लिए आ जाए खीर, बनी बनाई खीर आ जाए। जैसे आप पहले की पिक्चरों में देखते होंगे या कि सीरियल आता था उसमें हमारे लिए खीर प्रकट हो। तो जो भी व्यंजन, अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे व्यंजन, आप अगर जो भी चीज़ें खाना चाहते हैं आप उस मैजिक बॉक्स से कहेंगे तो मैजिक बॉक्स आपको लाकर दे देगा। तो सेम इसी प्रकार काम करता है मोबाइल डिवाइस। ठीक है, मोबाइल डिवाइस इसी प्रकार काम करता है। जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए हैं या कहीं और जगह है, यानी आपका दोस्त, मान के चलिए या आपका ए नामक दोस्त है, या आपका बी नामक दोस्त है। आप किसी फाइल को, अब देखिए पहले क्या होता था, लेटर को भेजा जाता था। लेटर अगर भेजने के लिए मान लीजिए कि आपके पास कोई लेटर है तो अगर इसके पास पहुंचाना है तो आप जाकर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर किसी फाइल को मॉडर्न ज़माने में अगर देखा जाए, किसी फाइल को, किसी सॉन्ग को अगर भेजना है तो ईजिली आप क्या करते हैं, इसको भेज सकते हैं, यानी बिना यहाँ पर गए। तो एक प्रकार का क्या हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग का ईजिली आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, कभी भी। किसी फाइल को अगर भेजना हो, किसी फाइल को रिसीव करना हो, आप ईजिली रिसीव कर सकते हैं, ईजिली भेज सकते हैं। तो इसमें आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यही मोबाइल कंप्यूटिंग का मेन उद्देश्य है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं या मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल डिवाइस है और डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में यहाँ पर डेटा ईजिली भेजा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है, ये रहा मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग अगर बात करें, जैसे आपका स्मार्टफ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, यानी स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, इसे आप इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर यूँ कहें तो यह इजीली पोर्टेबल होता है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो इसका एक बार अर्थ देख लीजिए, इसको मैंने आसान भाषा में लिखा है। मोबाइल कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है, इसका अर्थ है कि अपने कंप्यूटर का उपयोग आप किसी भी कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, पोर्टेबल होता है। जैसे पोर्टेबल का मतलब स्मार्टफोन आपके पास है, आपने जेब में रख लिया, कहीं भी लेकर चले गए। टैबलेट है, टैबलेट को भी इजीली आप ले सकते हैं। लैपटॉप है, लैपटॉप को भी आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी मॉनिटर होती है, टीवी होती है, इसको आप नहीं ले जा सकते हैं। इसके वजह से मोबाइल कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या-क्या आते हैं, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब चीज़ें आती हैं, यानी ईज़िली आप कहीं भी इसको पोर्ट कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार से क्या है, मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है। यानी आपको अगर सॉन्ग सुनना है तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आपको अगर कोई फ़ाइल सेंड करना है तो फ़ाइल सेंड कर सकते हैं, यानी कोई भी काम ईज़िली कर सकते हैं। जब देखिए बात अगर मोबाइल की आई तो मोबाइल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिम। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर हम इसको हमने पेन डाउन किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं इसको मैंने एनालाइज किया है, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे यहाँ पर देखिए सिम हो गया। सिम का मतलब क्या होगा, सिम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सिम का पूर्ण रूप होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछता है कि इसका आविष्कार कब हुआ था। तो सिम का आविष्कार 1991 में हुआ था और किसके द्वारा, गिसेक एंड डेविएंट के द्वारा किया गया था। अच्छे से याद रखिएगा, सिम का फुल रूप क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है।
इसके इन्वेंशन की बात करें, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो गीसेक एंड डेविएंट ने 1991 में इसे इन्वेंट किया था। इसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हैं तो एक आता है IMSI, ठीक है। IMSI इसका पूर्ण रूप क्या होता है, या इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी होता है। इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा, NTPC में पूछा जा चुका है, NTPC में और IBPS के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो IMSI का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी होता है। यह कितने डिजिट का होता है, ये याद रखिएगा, ये 15 डिजिट का होता है, ठीक है। ये 15 डिजिट का होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, यह IMSI नंबर जो होता है, यह एक यूनिक नंबर होता है। देखिए, अगर आप सिम लेने जाते हैं, चाहे एयरटेल का सिम लेते हैं या जियो का सिम लेते हैं, किसी भी कंपनी का अगर आप सिम लेते हैं, तो उसी सिम में IMSI नंबर उसमें ऐड रहता है। और इससे क्या होता है, मान के चलिए आपने 4 महीना 5 महीना जियो का सिम चलाया आपने, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं इसको हम पोर्ट करा लेते हैं, आपने सपोज दैट उसको एयरटेल में पोर्ट करा लिया। तो जब आप एयरटेल में पोर्ट कराएंगे, लेकिन यह डेटा जब आप जियो का सिम ले रहे थे, तो पूरा आइडेंटिटी उसके पास आपने दे दिया था, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपने लगाया था उसी के माध्यम से सिम आपका वेरीफाई हुआ था। तो जब भी चीज़ें आप किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करेंगे, तो जो आपका मेन चीज़ है, ये IMSI नंबर ये बदलने वाला नहीं है, ये यूनिक नंबर होता है। जैसे आधार कार्ड नंबर होता है ना, आधार कार्ड में आप चाहे नाम संशोधन करा लीजिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ संशोधन करवाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसमें एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, वो आपका यूनिक नंबर होता है। उसी प्रकार IMSI नंबर होता है, यह यूनिक नंबर होता है। अगर आप किसी दूसरे सिम में पोर्ट करते हैं अपनी सिम को, जैसे जियो से एयरटेल में जाते हैं, एयरटेल से जियो में आते हैं, तो ये जो IMSI नंबर होता है, ये आपका नहीं बदलता है, ये IMSI नंबर वही रहता है। और अगर आपके सिम का गलत इस्तेमाल होता है, तो इससे यह ट्रैक करके यह चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो बस केवल आपको इतना याद रखना है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आपको याद क्या रखना, IMSI का पूर्ण रूप इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। चलिए नेक्स्ट है IMEI नंबर, ठीक है। IMEI नंबर, जब देखिए इसका पूर्व कई बार पूछा जा चुका है, क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जब आपका मोबाइल खो जाता है, तो इसी से यह जो है ट्रेस किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है IMEI नंबर। और अगर आप सिंपली अपने मोबाइल में चेक करेंगे, क्या आप डायल करेंगे स्टार, ये देखिए CCC में क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन CCC में पूछा गया था, किसी मोबाइल में, किसी मोबाइल का IMEI नंबर जानने के लिए क्या प्रेस किया जाता है, ठीक है, क्या डायल किया जाता है, तो *#06#, ये डायल किया जाता है। तो ये नंबर याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपसे, क्योंकि CCC में तो पूछा गया है। तो अगर आप मोबाइल इस समय लिए हैं, तो उसके बाद आप तुरंत आप सर्च करिएगा *#06#, तो आपके मोबाइल का IMEI नंबर और सिम का जो CCID नंबर होता है, वो आपको तुरंत स्क्रीन पर दिखा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं GSM। GSM का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है भैया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है CMDA। CMDA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कंप्यूटेशनल और मॉडलिंग एंड डेटा एनालिटिक्स होता है। क्या होता है, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग डेटा एनालिटिक्स होता है। इसी से रिलेटेड है ब्लूटूथ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया UPSSC में, ब्लूटूथ। तो इसका आविष्कार कब हुआ, 1994 में हुआ। किसके द्वारा, डॉक्टर जॉब हार्टसन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार हुआ था, ठीक है। ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में हुआ, किसके द्वारा, डॉक्टर जॉब हार्टसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है DFS, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी किसी फाइल को, ठीक है, फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, किसी फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, या DFS कहलाता है। यानी DFS का पूर्ण रूप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है GPRS, ये भी क्वेश्चन रेलवे NTPC में पूछा जा चुका है। तो GPRS का पूर्ण रूप क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है, ठीक है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है। देखिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख लेते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या, इसको एक बार फिर से देखते हैं, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन।
मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? तो मोबाइल कंप्यूटिंग मोबाइल डिवाइस का उपयोग है जो चलते फिरते कंप्यूटिंग कार्य करने के लिए होता है और बिना किसी निश्चित भौतिक लिंक के इन डिवाइसों में स्मार्टफोन, टैबलेट, पहनने योग्य तकनीकी शामिल हैं। वे उपयोगकर्ताओं को कहीं भी, किसी टाइम और कभी भी डेटा एक्सेस करने, संग्रहित करने और हेर-फेर करने की सुविधा देते हैं। डिजाइनर का लक्ष्य जो है छोटी स्क्रीन पर उपयोगकर्ताओं की मांगों को पूरा करना और उनके मोबाइल संदर्भों को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो जो हमने ऊपर आपको समझाया बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, मोबाइल कंप्यूटिंग का अर्थ होता है कि अपने कंप्यूटर का उपयोग आप कभी भी कहीं भी इजीली कर सकते हैं। यह पोर्टेबल होता है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब चीज़ें क्या हैं, इजीली आप पोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। और जो भी डाटा ट्रांसफ़र करना हो, फाइल ट्रांसफ़र करना हो, कोई वीडियो शेयर करना हो, तो आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। अब देखिए यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। जैसे यहाँ पर भारत का पहला मोबाइल फ़ोन, तो भारत का पहला मोबाइल फ़ोन 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 31 जुलाई 1995 को लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला मोबाइल फ़ोन 31 जुलाई 1995 में लॉन्च हुआ था। इस दिन पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पहली मोबाइल कॉल की थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन्होंने कोलकाता से दिल्ली के लिए केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को कॉल किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में कि भारत का पहला मोबाइल फ़ोन 31 जुलाई 1995 को लॉन्च हुआ। उस समय बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु थे। और पहली मोबाइल कॉल किसको किया गया था? कलकत्ता से दिल्ली के लिए केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम जी को कॉल किया गया था। पहला कॉल नोकिया के 2110 फ़ोन से की गई थी, ठीक है, 2110 फ़ोन से की गई थी। इस फ़ोन को मोदी टेलेस्ट्रा ने लॉन्च किया था, ठीक है, मोदी टेलेस्ट्रा ने लॉन्च किया था। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो कई मोस्टली कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि स्पेशली फ़ोन करके बोले कि एनटीपीसी का असर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं तो मोबाइल कंप्यूटिंग का प्लीज़ करवा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एनटीपीसी मैंने जब प्रीवियस ईयर देखा तो कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जहाँ-जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है, देखिए यह क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको ईजिली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, भारत में मोबाइल फ़ोन से जुड़ी कुछ खास चीज़ें हैं। जैसे भारत में सबसे पहले मोटोरोला कंपनी का फ़ोन आया था और इसका नाम था DYNTAC 8000X था। इसे साल 1983 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला स्मार्टफोन IBM कंपनी ने लॉन्च किया था। तो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था? IBM के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नाम IBM साइमन पर्सनल कंप्यूटर था और इसे 1992 में पेश किया गया था। 1994 में जनता के लिए यह जारी किया गया था। चलिए, भारत का पहला टच स्क्रीन फ़ोन की अगर बात करें तो नोकिया 9210 था, ठीक है, नोकिया 9210 था और कम्युनिकेटर था। यह 1999 में आया था। तो चलिए, यहाँ से हम लोगों का थियरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि उपयोगकर्ता से संबंधित यानी यूजर से संबंधित डेटा संग्रहित करता है और जीएसएम, ठीक है, जीएसएम का पूर्व हमने क्या बताया था? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली मोबाइल सिस्टम के लिए एक प्रासंगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सिम होगा। सिम का पूर्व क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो यह सिम के बारे में पूछ रहा है। सिम उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है और जीएसएम मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली मोबाइल सिस्टम के लिए एक प्रासंगिक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मल्टीप्लेक्सिंग पूरे बैंडविड्थ का एक साथ उपयोग करने में सक्षम बनाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, CMDA, जो अभी हमने फुल फॉर्म बताया था, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड डेटा एनालिटिक्स होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सेलुलर नेटवर्क पर सेल का आकार निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? जो सेलुलर नेटवर्क होता है, सेल का आकार किस पर निर्भर करता है? तो पर्यावरण की स्थिति पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है, कौन सी तकनीक सेलुलर नेटवर्क में समान आवृत्ति का उपयोग करती है? तो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पुनः उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कम दूरी में कई मोबाइलों के बीच डेटा का आदान प्रदान या डेटा स्थानांतरित करने के लिए वायरलेस संचार मोड का उपयोग करती है? तो यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ तकनीक। भैया ब्लूटूथ का आविष्कार कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इसके आविष्कारक की बात करें, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? डॉक्टर जॉब हार्टसन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट है, फाइल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बिना किसी रुकावट के डेटा तक पहुंच का समर्थन करना, डेटा तक कुशल पहुंच का समर्थन करना, डेटा तक पारदर्शी पहुंच का समर्थन करना। तो और यहाँ पर डी ऑप्शन है सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था यहीं पर, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है, छठवां प्रश्न। तो मोबाइल कंप्यूटिंग से देखिए इतने क्वेश्चन बन सकते, ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं था और इसको हमने इजी से इजी लैंग्वेज में पूरी कोशिश किया कि ये जल्दी से इसका चैप्टर समाप्त हो। और यहाँ पर देखिए जितना जानकारी इकट्ठा हो सकती थी हमने पूरा इसका कलेक्शन किया। तो आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम लगे हैं, चाहे एनटीपीसी, रेलवे, ठीक है, टेक्नीशियन, यूपी ऑडिटर, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर, तो सभी जगह यह क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं देखने को यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। और यहाँ पर देखिए एक सूचना है, यूपी जीके की ई बुक के रेफरेंस में और कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में। देखिए यहाँ पर दोनों ई बुक जारी कर दी गई है। अगर आप लोग जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर, वीपीओ, एजीटी, स्टेनोग्राफर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको देखते हुए बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है, टू दी पॉइंट तैयार किया गया है। तो इस ई बुक को लेकर आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। और इस बुक को लेना कैसे है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा है 9793661506, इस पर आपको कंप्यूटर के लिए 100 रुपये और यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर के लिए 125 रुपये इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। यानी टोटल आपको 225 रुपये में 3 ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। 3 ई बुक का मतलब हो गया यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर और कंप्यूटर, ठीक है। 3 ई बुक हो गई और तीनों ई बुक के लिए 225 रुपये पेमेंट करना है आपको इसी नंबर पर। और जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे, या व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके भेज देना है। थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। बाकी अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आगे अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।